नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 19 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे टोटल। इसरो का एक मिशन फेल हो गया, PSLV C61। क्यों फेल हुआ, क्या चैलेंजेस हैं इसरो के सामने, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे, कास्ट सेंसस जो ये कंडक्ट होगा, ये देखो सिल्वर बुलेट नहीं है, ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। फिर देखो तीसरा आर्टिकल IR से संबंधित, जिस प्रकार से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, टर्की के एम्बिशंस क्या हैं, किस प्रकार से साथ दिया, इंडिया क्या कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एथिक्स का केस स्टडी आज हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आज थोड़ा जल्दी निकलना है, और वैसे भी लास्ट हफ्ता है, प्री तो होने ही वाला है 25 को, तो 25 के बाद थोड़ा हम ज़्यादा रेगुलर रहेंगे। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसरो के एक मिशन के फेल होने से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, इसरो का ना एक मिशन फेल हो गया। मिशन का नाम था PSLV C61। इस मिशन का लक्ष्य ये था, एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट को, जिसका नाम था EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। तो मिशन का काम ये था, इस सैटेलाइट को ना सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में डालना। तो आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर ये कौन सा ऑर्बिट होता है? देखो जो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ना, ये देखो जब अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है ना, तो किसी भी जगह से जब ये गुजरता है तो सेम सोलर टाइम पे गुजरता है। किसी अर्थ के चारों ओर जब ये चक्कर काटता है तो किसी भी जगह से गुजरता है, ये सेम सोलर टाइम पर गुजरता है। फायदा क्या होता है? जब देखो सेम सोलर टाइम पे गुजरेगा, तो मान लीजिए दोपहर को क्रॉस कर रहा है, हर जगह से जहाँ से भी क्रॉस कर रहा है वहाँ पे 12 बजी है या फिर वहाँ पे दोपहर है, तो फ़ायदा इसका ये होगा, जहाँ से भी गुजरेगा ना तो वहाँ पे इसको यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी। यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी तो जो इमेजेस ली जाएंगी इस सैटेलाइट के द्वारा वो ज़्यादा क्लियर होंगी और कंपैरिजन के लिए ज़्यादा अच्छी होंगी। समझ गए? तो ये जो सैटेलाइट था EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, इसका मकसद ये था रिमोट सेंसिंग करना, मैपिंग करना, इवन दोनों पर्पजेज़ के लिए ये था, सिविल पर्पजेज़ के लिए भी और मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए भी। लेकिन अफसोस की बात, ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल हो गया। जब देखो हम ये इस मिशन की बात कर रहे हैं ना, PSLV C61, इसमें PSLV क्या है? इसमें PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये देखो इसरो का ना सबसे भरोसेमंद रॉकेट है जो सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जाता है। 90s से अभी तक 50 से ज़्यादा सक्सेसफुल मिशंस ये रॉकेट लॉन्च कर चुका है। और प्राइमरली देखो ये जो रॉकेट है ना PSLV, ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ही लॉन्च करता है। इस बार भी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था EOS-09। इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा था। जो सिंथेटिक एपर्चर रडार होता है ना, वो क्या करता है, वो देखो हर एक मौसम में, जैसे बारिश में, बादल में, धुंध में, हर एक मौसम में क्लियर पिक्चर ले सकता है सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो इस सैटेलाइट पे लगा हुआ था। लेकिन फ़ायदा क्या, सैटेलाइट तो फेल हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिशन ये फेल क्यों हुआ? जब देखो ये PSLV इतना भरोसेमंद रॉकेट है, 90 से लेकर अभी तक 50 से ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च कर चुका है, तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस बार क्या कमी हो गई? इस बार देखो दिक्कत ये हुई, लॉन्च के ना कुछ ही मिनट्स बाद रॉकेट के थर्ड स्टेज में ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ये रॉकेट ना, इस रॉकेट में मेनली 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन थर्ड स्टेज में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया। इसरो के जो चेयरमैन है V नारायणन, उन्होंने खुद बताया कि देखो सैटेलाइट प्रॉपर हाइट तक नहीं पहुंच पाया। अब इसरो रीज़न ढूंढ रही है कि आखिरकार क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया। लेकिन देखो ये बात आप याद रखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में ना परफेक्शन जरूरी है। बेशक PSLV का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन एक मामूली सा कोई कमी ना, एक छोटा सा डिफेक्ट पूरे मिशन को फेल कर सकता है। तभी तो ऐसा हुआ है, अदरवाइज तो PSLV में कोई दिक्कत ही नहीं थी, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन हो सकता है कोई मामूली सा डिफेक्ट आ गया हो जिसकी वजह से पूरा मिशन फेल हो गया। अब देखो ये जो सैटेलाइट थी ना, इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी थी। इवन लॉन्च के समय में ना MPs को भी बुलाया गया था। आमतौर पे किसी सैटेलाइट के लॉन्च पे ना MPs को नहीं बुलाया जाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लेकिन बुलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस सैटेलाइट को लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी सर्विलियंस सैटेलाइट्स की,
लेकिन अभी तो नहीं लॉन्च हो पाया, फिर से ट्राई करेगी इसरो। वैसे देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है इसरो का ना एक सर्विलियंस स्पेस बेस्ड सर्विलियंस 3 प्रोग्राम है। क्या है यहाँ पे ये देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। इसरो का एक स्पेस बेस्ड सर्विलियंस 3 प्रोग्राम है। ये ना इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना 52 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे। टोटल कितने सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे? 52। इसमें से 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है, स्पेस बेस्ड सर्विलियंस 3 प्रोग्राम जिसमें 52 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, 31 प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को अभी इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं मिला है। प्राइवेट सेक्टर को सैटेलाइट्स डेवलप करने के लिए इसरो की गाइडेंस चाहिए। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना पूरा स्पेस बेस्ड सर्विलियंस 3 प्रोग्राम, ये देखो इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के सैटेलाइट्स इंडिया पर नज़र रखते हैं। इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग स्पेस्ड जो सर्विलियंस है ना वो चाहिए ही चाहिए। इवन अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं हमने ना बल्कि कॉमर्शियल सैटेलाइट्स जो हैं यूएसए के कॉमर्शियल कंपनीज जो सैटेलाइट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनसे हमने सर्विसेज ली हैं पाकिस्तान के टारगेट्स को हिट करने के लिए। अभी इसरो ने तो इस बात को माना नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तो खुद का जो सर्विलियंस प्रोग्राम है वो होना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो स्पेस में ना 3 चीज़ों का ट्रायंगल बनता है। एक टाइम, दूसरा कॉस्ट और तीसरा रिलायबिलिटी। 3 चीज़ें होना जरूरी हैं स्पेस बेस्ड मिशंस में। टाइम मतलब जल्दी लॉन्च करना। अब लॉन्च करना था आपको 1 महीने में, आप कर रहे हो 2 साल बाद, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। पहला ट्रायंगल का पिलर है जल्दी लॉन्च करना, दूसरा कॉस्ट कम बजट में लॉन्च करना, तीसरा है रिलायबिलिटी मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। तो तीनों जब ये पिलर्स एक साथ आते हैं ट्रायंगल बनती है ना, अभी देखो उस एजेंसी की जैसे इसरो की रिस्पेक्ट बढ़ती है। इसरो ने पास्ट में बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इसरो का जो बजट है यूएसए से 20 गुना कम है, चाइना से 6 गुना कम है। कम बजट के साथ में इसरो ने बढ़िया काम किया है, सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। तो एक मिशन से कुछ जज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इतना सही है, देखो इसरो के ऊपर ना प्रेशर बढ़ रहा है। क्या प्रेशर है? ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रेशर है इसरो के ऊपर, और बेहतर टेक्नोलॉजी करने का प्रेशर है कि R&D में आप और अच्छे हो। इसके अलावा इसरो की लेकिन ना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी लिमिटेड है, जल्दी जल्दी नहीं मैन्युफैक्चर कर पाता है इसरो। तभी तो बोल रहे हैं इसरो सिर्फ R&D पे काम करे और प्राइवेट कंपनीज को काम दे दे मैन्युफैक्चरिंग का। अभी तक सरकार ने ऐसा किया नहीं है। और बहुत सारे मिशन हैं जो लाइन पे हैं अभी। गगनयान मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। डेटा को एक्वायर करना, डेटा को प्रोसेस करना, ये भी इसरो पे प्रेशर रहता है ताकि डेटा में भी महारत हासिल की जाए। देखो अभी पूरी दुनिया में ना स्पेस में एक बहुत ज़बरदस्त रेस चल रही है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इवन देशों की स्पेस एजेंसी से आगे निकल गई हैं। जैसे स्पेस एक्स कंपनी है इलोन मस्क की, ब्लू ओरिजिन है, इवन चाइना की कई सारी कंपनीज हैं। सब आपस में कंपटीशन कर रही है और इसरो को भी कंपटीशन में बने रहना है। तो इसके लिए सरकार को ना बजट ज़्यादा देना होगा ताकि इसरो अपनी टीम इंक्रीज कर सके। इसरो को ज़्यादा क्रिएटिव काम देना होगा। एक बार इसरो ने कोई चीज़ डेवलप कर ली, वो तो देखो फिर उसको मैन्युफैक्चर करने में इसरो अपना टाइम वेस्ट ना करे। फिर प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए जो इसरो को सहयोग कर सकें मैन्युफैक्चरिंग में। समझ गए? मतलब मेन जो काम होना चाहिए ना इनका, जैसे एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी ना क्या करती है, R&D पे फोकस करती है। एक बार उन्होंने कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, बाद में मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी तो वो वैसे ही आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे फॉक्सकॉन कंपनी है, एप्पल अपना फ़ोन फॉक्सकॉन से मंगवाता है, बनवाता है, मैन्युफैक्चर करवाता है। लेकिन इसरो अभी भी अपने जो रॉकेट वगैरह है खुद बना रही है, सैटेलाइट खुद डिजाइन कर रही है। तो ये सब जो रेगुलर वर्क है ये आउटसोर्स कर देना चाहिए इसरो को। तो लास्ट में देखो राइटर कंक्लूजन में यही बोलते हैं, ये जो PSLV C61 का फेलियर है, ये देखो एक फेलियर जरूर है, लेकिन पहले भी देखो इसरो ने अपने फेलियर से सीखा है। जैसे मार्स का ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान मिशन, सभी में चैलेंजेस थे, बट इसरो ने उनको ओवरकम किया है। और देखो स्पेस टेक्नोलॉजी में रिस्क तो हमेशा रहता ही है, लेकिन इस पूरे एपिसोड से इसरो को लर्न करना चाहिए और फर्दर मजबूत करना चाहिए अपने प्रोग्राम को। बीच में एक बात ये भी आती है कि जनवरी में भी एक सैटेलाइट फेल हो गया था
NVS-0 नेविगेशनल सैटेलाइट, नाविक जो हमारा खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ना, उसमें एक सैटेलाइट लॉन्च किया था NVS-02, ये भी फेल हो गया था। तो 2 फेलियर रिसेंट मंथ्स में सीखना होगा इसरो को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कास्ट सेंसस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जो सेंसस, वैसे तो आपको पता होगा, 20-30 सेकंड में जल्दी से बता देता हूँ। सेंसस होता है ऑफिशियल काउंट ऑफ पीपल, यानी गिनती हमारे देश की जो जनता है, सिटीजन है, उनकी गिनती करना। हर 10 साल में एक बार होता है, लेकिन लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था 2011 में। 2021 वाला सेंसस अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, डिले हो रहा है, कोविड के कारण उस समय डिले हुआ था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया है। अब बात करें कास्ट सेंसस की, इसका मतलब होता है लोगों की ना जाति रिकॉर्ड करना सेंसस के समय। मतलब जब सिटीजन्स की गिनती चल रही होती है तो उस समय कास्ट भी पूछ लेना, जाति की गिनती करना, जाति भी डॉक्यूमेंट करना। सेंसस में देखो अभी तक ना एससीज और एसटीज का डेटा तो आता था, बट देखो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा नहीं आता था। 1931 में लास्ट बार कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था, तो 90 साल हो गए। अब सरकार ने फाइनली ये अनाउंस किया कि हम इस बार जो ये सेंसस कंडक्ट होगा इसमें कास्ट भी डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी कास्ट इनमरेशन भी होगा। मतलब ओबीसीज का जो डेटा है वो भी कलेक्ट किया जाएगा। तो कुछ लोग इसे बोलते हैं ये हिस्टोरिक मूव है, लेकिन राइटर का ये कहना है, देखो ये जो अनाउंसमेंट है ना, अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गए? अनाउंसमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है जिससे सोशल जस्टिस हमारे देश में इंश्योर हो जाएगा। राइटर ऐसा क्यों बोलते हैं वो अब हम पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कास्ट सेंसस के जो सपोर्टर हैं वो इसे बहुत बड़ी बात क्यों मानते हैं। कास्ट सेंसस के सपोर्टर ये बोलते हैं, देखो जब तक आपके पास डेटा नहीं है आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करोगे। जैसे देखो डॉक्टर के पास में एक्सरे नहीं होगा तो वो डायग्नोज कैसे करेगा। सपोर्टर्स ये कहते हैं कास्ट सेंसस से ना हमें ये पता चलेगा कि कौन सा कास्ट ग्रुप कितना बैकवर्ड है एजुकेशन में, इनकम में, हेल्थ इंडिकेटर्स में, तो उसके बाद फिर हम इलाज स्टार्ट कर सकेंगे। फिर देखो दूसरा पॉइंट सपोर्टर्स ये बोलते हैं, इवन देखो ओबीसीज के अंदर भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं। जैसे पासमंदा मुस्लिम्स वर्सेस अशरफ मुस्लिम्स, यादव वर्सेस नॉन डोमिनेंट ओबीसीज। तो अगर देखो हम सबको एक ही कैटेगरी में डाल देंगे तो सबको देखो बराबर बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कास्ट सेंसस से क्या होगा, कास्ट सेंसस से ना हमें डिसएग्रीगेटेड डेटा मिलेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओबीसी के अंदर एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कौन सी हैं जिन्हें अभी तक देखो पॉलिसीज का खास लाभ नहीं मिला है। फिर तीसरा आर्गुमेंट ये देते हैं, कई बार देखो जब कोर्ट्स जाते हैं ना अलग अलग सेक्शंस रिजर्वेशन के लिए, तो कोर्ट ना ये कह के इनकार कर देता है कि भैया आपके पास में ना डेटा नहीं है, पहले डेटा लेके आओ जिसके बेस पे हम आपको दिए हुए रिजर्वेशन को सही मान सकें। तो कास्ट सेंसस ना जुडिशरी के लिए एक इंपेरिकल बेस बनाएगा। मतलब कास्ट सेंसस के डेटा के आधार पे जुडिशरी जो जजमेंट्स दे सकेगी एफर्मेटिव एक्शन से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित। समझ गए? तो ये सारे आर्ग्यूमेंट हैं सपोर्टर्स के। बट देखो अब राइटर का ये मानना है कि कास्ट सेंसस का काम देखो क्या है, डेटा कलेक्ट करना है। कास्ट सेंसस का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, सिर्फ हमें डेटा मिलेगा। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो ये सेंसस कंडक्ट करती है वो एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर आप रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के डेटा को पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो फिर देखो इवन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो बॉडी जो सेंसस कंडक्ट करती है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। समझ गए? मतलब ये डेटा आएगा ना कास्ट सेंसस का, आप देखिएगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदे के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करेंगी, अपनी अपनी जाति के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए। समझ गए? फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो पॉलिसी बनाना ना सरकार का काम है, जाहिर तौर पे सेंसस का काम नहीं है। तो गवर्नमेंट को तो वैसे भी पॉलिसीज बनानी चाहिए थी। गवर्नमेंट क्या इस कास्ट सेंसस का इंतजार कर रही थी क्या इतने सालों तक? बिना कास्ट सेंसस के भी पॉलिसीज बनाई जा सकती है जो सरकार बनाना चाहती है। जैसे सरकार ने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया था, क्या कोई सेंसस के आधार पर दिया था? नहीं, सीधा ही दे दिया। इवन मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बेस पे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। क्या उस समय कोई सेंसस कंडक्ट हुआ था? नहीं हुआ था। तो हिस्टोरिकल
जो लेसन्स हैं हमें देखो ये बताते हैं, जैसे जमींदारी को एबोलिश किया गया, SC ST रिजर्वेशन, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया गया, लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स, ये सब रिफॉर्म तब आए जब सरकार ने मोरल कमिटमेंट दिखाया, डेटा की जरूरत नहीं थी। समझ गए? डेटा तो सरकार के पास कितना है अगर सरकार की मंशा हो करने की। हर बार देखो सेंसस में SC ST से संबंधित डेटा तो सरकार कलेक्ट करती है ना, और हर बार पता लगता है कि SCs और STs की सोशल एजुकेशनल जो कंडीशन है वो वीक हैं। बताओ क्या कर लिया सरकार ने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और NSSO, ये जो सर्वेज होते हैं इसमें भी कास्ट वाइज डेटा आता है, लेकिन बताओ इन डेटा के बेस पे सरकार ने क्या कर लिया। इवन NCRB जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, वो भी कहता है कि कुछ कास्ट के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ हैं बढ़ रही हैं, जैसे SCs और STs के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ जैसे सेक्सुअल वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन। बताओ क्या कर लिया सरकार ने। बिहार कास्ट सर्वे सामने आया, और इवन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा भी है 2011 में जो हुआ था, उस डेटा के आधार पे बता दो सरकार ने क्या कर लिया। हमें पता है आज के समय में मीडिया में IT सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कई जगहों पर SCs और STs की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, सब डॉक्यूमेंटेड है। तो बता दो सरकार ने क्या एक्शन ले लिया। तो बात राइटर बोलते हैं सिर्फ डेटा आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इरादा नहीं है। डेटा सिर्फ देखो एक मैप है, रास्ता दिखाता है, लेकिन डेटा हमें चलाता थोड़ी है। सरकार अगर चाहे तो बिना डेटा के भी बोल्ड पॉलिसी डिसीजंस ले सकती है। और हमें देखो ये भी सोचना जरूरी है कि जब ये कास्ट सेंसस का डेटा सामने आएगा ना, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो डेफिनेटली इसे पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगी ही करेंगी, और हमारे देश में फिर कास्ट के आधार पे बल्कि मोबिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो डेटा जरूरी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन डेटा देखो संविधान या फिर इंसानियत से बड़ा नहीं होता। और जाति देखो एक रियलिटी है भारत में, हम जाति को इग्नोर नहीं कर सकते, बट कास्ट सेंसस को ओवर हाइप करके इसको एक इलाज समझना ये गलत है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एक बात और भी बोली जाती है, कास्ट की जो गिनती है सिर्फ आंख है, न्याय देना हाथ और दिल का काम है, जो सरकार के पास में ऑलरेडी है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया टर्की रिलेशंस से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टर्की की आप लोकेशन देख लीजिए। टर्की देखो सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना टर्की ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया। इतना समर्थन तो देखो चाइना ने भी नहीं किया। जो चाइना बोलता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, शहद से ज़्यादा मीठी है, समुद्र से ज़्यादा गहरी है, उस चाइना ने भी ना पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट प्रोवाइड की, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की। लेकिन कहते हैं ना इवन क्राइसिस के दौरान पता लगता है कि कौन किसके क्या इंटेंशन है। तो टर्की के इंटेंशन क्लियर हो गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने खुल के पाकिस्तान की मदद की। वैसे देखो पहले भी इनकी दोस्ती बहुत मजबूत है। टर्की ने समय समय पे UN में, जब हमने 2019 में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था ना जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस समय टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने UN में इंडिया के स्टैंड को क्रिटिसाइज किया था। और जानकार देखो ये बोलते हैं कि टर्की को कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, टर्की को ना मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है। एक समय देखो ऐसा था, मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप ना ओटोमन एम्पायर के पास में थी, और उसी ओटोमन एम्पायर की लेगेसी आज के समय में टर्की के पास में है। बट आज के समय में मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप माना जाता है तो सऊदी अरेबिया के पास में है, लेकिन टर्की के एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो इसी वजह से टर्की जो है जैसे रोहिंग्याज को सपोर्ट करता है, और गजा में पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, कश्मीर में पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट करता है। सब किस लिए? सब इसीलिए क्योंकि इनको बनना है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर। लेकिन जब बात चाइना में उइगर मुस्लिम्स की आती है तो ये डर के बैठ जाते हैं बेड के नीचे। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो टर्की और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज कैसे मजबूत हो रहे हैं। आप ना थोड़ा डेटा की सहायता से देखिए। आज के समय में टर्की पाकिस्तान का ना मेजर आर्म सप्लायर है, और टर्की का 10% जो आर्म एक्सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान को ही होता है। चाइना के बाद देखो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हथियार
टर्की से ही परचेज करता है। जैसे देखो F-16 फाइटिंग फाल्कन जेट और बैरक्टर जो ड्रोन्स हैं जो काफ़ी सुर्खियों में थे यूक्रेन वार में भी और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई में भी। इसके बाद में कैमेंकस क्रूज मिसाइल। अब देखो टर्की जो मिसाइल हथियार देता है पाकिस्तान को, हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आर्टिकल समझने के लिए है। यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है टर्की ने कौन से हथियार पाकिस्तान को दिए हैं, हमारे किन हथियारों ने अच्छा परफॉर्म किया इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनसे संबंधित प्री वगैरह में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। डिफेंस सिस्टम के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन टर्की के हथियारों के बारे में तो कभी नहीं पूछेगी। तो ये कंटेक्स्ट समझाने के लिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान की मदद की गई टर्की के द्वारा। और देखो जब पहलगाम के ऊपर अटैक हो गया था ना, और पता था कि इंडिया इसका बदला लेगा, तो उस समय टर्की का एक C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेके आया था वो पाकिस्तान में लैंड किया। एक टर्किश नेवल वेसल भी कराची में आया और बाद में ये बोला गया कि ये तो सिर्फ गुडविल विजिट है। एक्चुअल में वो गुडविल विजिट नहीं थी, वो पाकिस्तान के साथ में सॉलिडेरिटी जाहिर करने की एक कोशिश थी टर्की के द्वारा। अब क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान की टर्की के साथ में बढ़ती दोस्ती को काउंटर करने के लिए? तो बोलते हैं ना, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है। तो टर्की का एक दुश्मन है ग्रीस, टर्की का एक पुराना राइवल है ग्रीस, उसके साथ में इंडिया अपने रिलेशनशिप मजबूत बना रहा है। साइप्रस, जहाँ पे देखो टर्की ने नॉर्थ साइप्रस पे कब्जा किया हुआ है, तो इंडिया साइप्रस को सपोर्ट करता है और टर्की के कब्जे का विरोध करता है साइप्रस के इशू पे। आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई थी, टर्की ने अजरबैजान का साथ दिया, इंडिया साथ दे रहा है आर्मेनिया का। इंडिया ने आर्मेनिया को पिनाका जो मिसाइल सिस्टम है वो दिया था। इवन देखो मिडिल ईस्ट में भी इंडिया ने अपनी पोजीशन मजबूत बनाना स्टार्ट कर दी है। जैसे एक अच्छी बात रही पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट में ना, जो गल्फ कंट्रीज हैं मेनली यूएई, सऊदी अरेबिया, इन्होंने देखो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। वैसे ये पुराने समय में ये पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया चूंकि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है पाकिस्तान भी, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी, तो ये पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे, जैसे 65 वार के दौरान या 71 के वार के दौरान। लेकिन इस बार इन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिएशन जरूर करवाया। तो सऊदी अरेबिया के साथ में अब इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज काफ़ी मजबूत हो गए हैं। यूएई के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप इंडिया के डेवलप हुए हैं। इंडिया I2U2 ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है गल्फ में। I2U2 में कौन से देश हैं? इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। फिर देखो एक कॉरिडोर अनाउंस हुआ था, लेकिन वो इजराइल और गजा वार के कारण, इजराइल हमास वार के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। कॉरिडोर जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर अनाउंस हुआ, जब ये इजराइल वाला वार खत्म हो जाएगा तो इस कॉरिडोर पे काम आगे चलेगा। ये कॉरिडोर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे देखो टर्की में जब भूकंप आया था ना, टर्की में जब भूकंप आया था तो उस समय इंडिया ने तुरंत मदद भेजी थी 2023 में, और एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, शायद ऑपरेशन दोस्त कुछ करके था या फिर कुछ और नाम होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस ऑपरेशन में ना इंडिया ने स्नाइपर डॉग्स भेजे, डॉक्टर्स की टीम भेजी, काफ़ी मदद भेजी थी। लेकिन देखो इस एक चीज़ से रिश्ते इंप्रूव होने वाले थे नहीं और हुए भी नहीं, तभी तो टर्की ने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। और आगे मुझे लगता है कि इनकी जो रिलेशनशिप है बल्कि और ज़्यादा मजबूत होगी। तो इंडिया को उसी हिसाब से अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए। इंडिया को देखना चाहिए कि इनकी दोस्ती तो देखो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होगी। पाकिस्तान चाइना और टर्की के हथियारों का आने वाले समय में और ज़्यादा हथियार और ज़्यादा यूज़ करेगा, तो इंडिया को इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने देखो इसरो PSLV वाला आर्टिकल डिस्कस किया। ये PSLV C-61 मिशन फेल हो गया 3rd स्टेज में। तो राइटर बोलते हैं प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद भी थोड़ा सा डिफेक्ट जो है मिशन को फेल कर सकता है और इसरो को सीखना चाहिए इससे। वैसे इसरो का एक स्पेस बेस्ड सर्विलियंस 3 प्रोग्राम है जिसमें 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं और 31 तो बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों को अभी गाइडेंस नहीं मिला है इसरो से। कोर चैलेंजेस इसरो के सामने देखो ये है, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्रेशर है और R&D में आगे निकलना है, ये प्रेशर है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी कम है,
कई सारे मिशंस पे एक साथ काम चल रहा है, जैसे गगनयान मिशन है। ग्लोबल इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, उसमें सर्वाइव करना है इसरो को। और 3 चीज़ों का ट्रायंगल यहाँ पे ज़रूरी है, एक रिलायबिलिटी, दूसरा कॉस्ट, तीसरा टाइम। तीनों होनी चाहिए, तभी कोई स्पेस एजेंसी आगे निकल सकती है। तो राइटर बोलते हैं देखो इसरो को ना ज़्यादा रिसोर्सेज सरकार को देने चाहिए, ताकि मिलिट्री नीड्स की जो फुलफिलमेंट है वो इसरो कर सके। फिर कास्ट सेंसस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से राइटर बोलते हैं कि देखो कास्ट सेंसस कंडक्ट हो रहा है, इससे सिर्फ हमें डेटा मिलेगा। डेटा तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से संबंधित सरकार के पास में है, डेटा बहुत है, SC ST से संबंधित है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित डेटा है। लेकिन क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉलिटिकल विल वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पास्ट के एग्जाम्पल भी राइटर देते हैं, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जब रिजर्वेशन दिया गया तब क्या डेटा था? नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, क्या डेटा था लेटेस्ट? नहीं। तो डेटा तो आ जाएगा। और देखो ये कास्ट सेंसस वाला डेटा आएगा, इसका पॉलिटिकल मिसयूज बहुत होगा, पहले से अंदेशा जता रहे हैं राइटर। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया है टर्की वाला। टर्की ने देखो खुल के पाकिस्तान का साथ दिया इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इससे टर्की की जो इंटेंशंस थी वो और क्लियर हो गई। पहले से देखो हमें पता था इनकी दोस्ती मजबूत है, लेकिन ये नहीं पता था कि चाइना से भी ज़्यादा सपोर्ट टर्की प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। लेकिन अब क्लियर हो गया, टर्की ने पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार दिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उनका एक C-130 हरकुलीज जो एयरक्राफ्ट है वो पहुंचा सामान लेके। इंडिया ने ऑपरेशन मदद में, जब टर्की में भूकंप आया था ना, तो इंडिया ने मदद की थी टर्की की, लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा वगैरह होने वाला था नहीं, हुआ भी नहीं। और आने वाले समय में देखो इनकी जो दोस्ती है पाकिस्तान टर्की की और ज़्यादा मजबूत होगी। इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं अपनी तरफ से, देखो जैसे ग्रीस से टर्की की दुश्मनी है तो इंडिया ग्रीस को सपोर्ट करता है। साइप्रस इशू पे इंडिया ने साइप्रस का साथ दिया है, और नॉर्थ साइप्रस पे जो टर्की का कब्जा है उसका इंडिया ने विरोध किया है। मिडिल ईस्ट में इंडिया अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। तो ये सब काम इंडिया ने किए हैं। इसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो इसरो से संबंधित अटैम्प्ट करना है। इसरो का जो ये मिशन फेल हो गया ना, PSLV C-61 वाला, तो उसके बाद जो कंडीशन बनी है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।